नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करूंगा वह साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है, जिसे हम लोग पीजी फर्स्ट ईयर में कराते हैं। कहीं कहीं यह प्रैक्टिकल यूजी में भी हो सकता है या पीजी फाइनल में भी हो सकता है। तो आज इसी पर आधारित हम लोग कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। खास तौर से प्रैक्टिकल के दौरान आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, इस पर विशेष रूप से बात करूंगा। और इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या हैं, इस पर भी मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब भी आप फाइल लिखते हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में खास तौर से जो टेस्ट आप लिखते हैं, आप इसकी शुरुआत ही एम या उद्देश्य से करते हैं। यानी जो भी प्रैक्टिकल आप करते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप लिखते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है उद्देश्य साफ साफ, टू एसेस द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द टेस्टी बाय द यूजिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल सेल्फ रिपोर्ट इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज्ड, जिसको शॉर्ट में MSREISR के नाम से जाना जाता है, डेवलप्ड बाय पांडे एंड आनंद 2013। यानी अगर कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जिन्हें हिंदी में फाइल बनानी होती है, तो मैं इसको सरल हिंदी में आपको समझाऊं तो प्रोफेसर राकेश पांडे सर और डॉक्टर तुलिका आनंद के द्वारा विकसित मल्टी डायमेंशनल सेल्फ रिपोर्ट इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल का उपयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति या परीक्षार्थी के इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सामवेगिक बुद्धि का मापन करना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। आप उद्देश्य लिखने के बाद मैं निश्चित रूप से जिस प्रैक्टिकल के बारे में आज आपसे बात कर रहा हूँ उससे संबंधित कुछ चीज़ें आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं, इसे जो आप देख रहे हैं, यह इमोशनल इंटेलिजेंस का जो मैनुअल का पहला पेज होता है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस पर आपको इस स्केल के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करूं तो ये इस स्केल में जितने आइटम्स हैं उन आइटम्स के बारे में आप देख पा रहे हैं। यानी इस पेज पर अगर आप देखें तो यहाँ आइटम नंबर 1 से लेकर के आइटम नंबर 15 तक, थोड़ा मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। पहले पेज पर आइटम नंबर 1 से लेकर के 15 तक के आइटम्स हैं, प्रश्न हैं। और अगर मैं आगे बात करूं दूसरे पेज पर तो इसमें आप देखेंगे आइटम नंबर 16 से लेकर के आइटम नंबर 31। अगर हम अगले पेज पर दिखाएं आपको तो आइटम नंबर 32 से लेकर के आइटम नंबर 51, यानी लास्ट जो आइटम है 51, यहाँ तक आपको दिख रहा है। यानी अभी तक जो मैंने आपको दिखाया, ये सबसे पहला जो पेज है ये फ्रंट पेज है इस स्केल का, जिसके आधार पर आप स्केल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पेज पर स्केल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आपको भरनी होती हैं, और जो महत्वपूर्ण निर्देश है जो आपको ध्यान देना है यह प्रैक्टिकल करते वक्त, और ख़ास तौर पर जब आप यह स्केल किसी परीक्षार्थी से, किसी व्यक्ति से जिसके ऊपर आप यह प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जिसके इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानना आपका उद्देश्य है, आप उन्हें क्या निर्देश देंगे, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, इससे संबंधित चीज़ें साफ साफ हिंदी में लिखी हुई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, यह 3 पेज में ये सारे आइटम्स हैं, आइटम नंबर 1 से आइटम नंबर 51 तक। जब भी आप स्केल, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, आप अपने विभाग से या महाविद्यालय में पढ़ते हैं, आप वहाँ
से अपने विभाग से जब प्रैक्टिकल से संबंधित जो मटेरियल है आप इशू कराएंगे, यानी आप स्केल लेंगे, आप मैनुअल लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें ये साफ साफ मिल जाएंगी, साफ साफ आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको याद दिलाने के लिए ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। मैं इस प्रैक्टिकल से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊँ, उससे पहले यह बताना ज़रूरी है मेरे लिए कि आप इस प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में ज़रूर जान जाएं। यानी इस प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपको हमेशा याद रखना है, आपको ज़रूर समझना है, क्योंकि बिना इसके जानकारी के आप चाहे जितना भी चीज़ें कर लें वह अधूरा माना जाता है। सबसे पहले अगर हम इस टेस्ट के बारे में बताएं तो इस टेस्ट को आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर राकेश पांडे सर, जो बीएचयू साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में इस समय सीनियर प्रोफेसर हैं, आपने और डॉक्टर तुलिका आनंद मैडम ने मिल करके इस प्रैक्टिकल को बनाया था। तो इस प्रैक्टिकल के बारे में ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यह जो प्रैक्टिकल है, जिस प्रैक्टिकल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जो स्केल है, यह एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो मेयर और साल्वे ने 97 में डेवलप किया था, उसी पर आधारित है। इस प्रैक्टिकल में कुल आइटम्स की संख्या 51 है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपसे बात किया। और इसमें टोटल नंबर ऑफ डायमेंशंस के बारे में बात करें तो कुल 4 डायमेंशंस हैं। यानी इस स्केल में कुल 4 अलग अलग डायमेंशंस को शामिल किया गया है, जिसमें पहला जो डायमेंशन है उसे एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अप्रेज इमोशंस बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में यहाँ आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है AE यानी एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अप्रेज इमोशंस, जिसमें कुल 17 आइटम्स हैं। दूसरा आइटम है दूसरा जो डायमेंशन है वह एबिलिटी टू यूटिलाइज इमोशंस, जिसमें कुल 15 आइटम्स हैं। तीसरा डायमेंशन एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन सेल्फ, जिसको शॉर्ट में AMES बोला जाता है, इसमें कुल 11 आइटम्स हैं। और चौथा और लास्ट जो डायमेंशन है इसे एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन अदर्स बोला जाता है, इसको शॉर्ट में AMEO आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, और इसमें कुल 8 आइटम्स हैं। यानी इन सभी 4 डायमेंशंस में मिलाकर के 51 आइटम्स हैं, जो आपको निश्चित रूप से ध्यान देना है, जानना है। और अगर हम इसके स्कोरिंग के बारे में बात करें तो सभी आइटम्स की जो स्कोरिंग होगी वह 1 to 6 आप करेंगे। 1 to 6 का मतलब अगर पहले पर किसी परीक्षार्थी ने व्यक्ति ने उत्तर दिया है, टिक किया है, तो उसको आप 1 स्कोर देंगे। अगर दूसरे पर टिक किया है तो आप 2 स्कोर देंगे। इस तरीके से इसकी स्कोरिंग 1 से लेकर के 6, यानी पहले पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पाँचवें पर 5 और छठा यदि ऑप्शन पर टिक किया तो उसको 6 आपको देना है। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं कि इस स्केल पर जो स्कोर रेंज होगा, पूरे स्केल का जो स्कोर रेंज होगा वह 51 to 306 होगा। यानी मान लीजिए कि वह सभी 51 आइटम्स पर पहले वाले पर टिक करता है तो 1 मिनिमम आपको देना है, 1 से शुरुआत करनी है। तो सभी 51 पर 1 होगा तो 51 हो जाएगा। और मान लीजिए सभी पर वह लास्ट वाले पर टिक कर दिया है तो सब पे वह 6 स्कोर करेगा। यानी 51 into 6 करेंगे तो 306 हो जाएगा। तो स्कोर रेंज इस स्केल का 51 से 306 होगा। यानी 51 से कम स्कोर नहीं हो सकता, और स्कोर चाहे जितना ज़्यादा हो 306 यानी 306 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा असंभव है कि किसी परीक्षार्थी, किसी व्यक्ति का स्कोर 51 आ जाए या किसी का 306 आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन स्कोर रेंज की जब भी आप बात करिएगा, आप 51 to 306 आपको जानना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि इस स्केल
यह जो स्केल है यह 6 पॉइंट रेटिंग स्केल पर आधारित है। और 6 पॉइंट रेटिंग स्केल का मतलब यह है कि यहाँ पर हर एक आइटम के हर एक प्रश्न के 6 संभावित उत्तर हैं, जिसको आप इस स्लाइड में स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर के स्ट्रांगली एग्री तक आप देख पा रहे हैं। और इस स्केल का जो इंटरप्रिटेशन है वह कुल 5 लेवल्स पर आपको मिलेगा, यानी जो भी रिजल्ट आप पाएंगे उस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन आप 5 अलग अलग स्तरों पर लेवल्स पर कर सकते हैं। किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस अगर बहुत अच्छा आता है तो एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। और किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत खराब आता है, खराब का मतलब कि स्कोर बहुत खराब आता है, तो उस कंडीशन में एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आप पाएंगे। यानी किसी भी परीक्षार्थी या किसी भी व्यक्ति जिसके ऊपर आप ये इमोशनल इंटेलिजेंस का स्केल करेंगे उसके परिणाम को एक्सट्रीमली हाई से लेकर के एक्सट्रीमली लो तक 5 अलग अलग लेवल्स पर आप उसके परिणाम को जान सकते हैं, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से इस प्रैक्टिकल से संबंधित इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं। जब भी आप फाइल लिखते हैं तो सबसे पहले जिस पर आधारित आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जैसे बात यहाँ पर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो आपको इंट्रोडक्शन में ज़रूर बताना होता है। जैसे आप स्लाइड में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट के बारे में आप बताइए, उसके डेफिनेशंस के बारे में बताइए। आप इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए जो भी बुक पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से उसमें डेफिनेशंस और इसके कंसेप्ट के बारे में समझाया गया है। आप इस मैनुअल को भी पढ़ेंगे तो मैनुअल में बहुत ही सुंदर तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। आप उसको लिखेंगे। और मेज़रमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिनका यूज करके हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। तो कौन कौन से टेक्निक्स या कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके उपयोग के द्वारा हम इमोशनल इंटेलिजेंस का मापन कर सकते हैं, आप उन सारे टेक्निक्स या मेथड्स के बारे में आप बताएंगे। अगला, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी व्यक्ति के या बच्चे के इमोशनल इंटेलिजेंस के निर्धारक के रूप में काम करता है। यानी ये फैक्टर्स ये तय करता है कि किसी भी व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो उन सभी डिटर्मिनेंट्स के बारे में, उन सभी निर्धारक से संबंधित जो कारक हैं उनके बारे में आप बताएंगे। और एक चीज़ ज़रूर कि डिफरेंसेस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपको जानना पड़ेगा। आपको इससे संबंधित भी सूचना निश्चित रूप से लिखना पड़ेगा कि एक इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच में क्या अंतर है, और इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित कितने मॉडल्स हैं या कितने थ्योरीज हैं, कितने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में भी निश्चित रूप से आपको जानना और अपने फाइल में लिखना जरूरी होता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अगर चीज़ों के बारे में और मैं बात करूं तो आपको कुछ चीज़ों के बीच में डिफरेंस निश्चित रूप से आपको बताना होगा, जानना होगा। जैसे इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस क्वासेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल क्वासेंट का कंसेप्ट क्या है, सोशल इंटेलिजेंस एंड सोशल क्वासेंट का कंसेप्ट क्या है, और इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। यह इसलिए आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी आपसे वाइवा के दौरान ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगले स्लाइड में अगर आप देखें तो डेफिनेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में लिखा हुआ है। आप इस मैनुअल को भी पढ़ेंगे या आप इमोशनल इंटेलिजेंस की कई बुक्स हैं या जनरल साइकोलॉजी में भी आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कई सारे जो विद्वान हैं
जिन लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस पर अच्छा काम किया है, जैसे गोलमैन की बात आप कर सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया है। यहाँ पर अगर मैं एक एक डेफिनेशन को अगर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा यहाँ पर उद्देश्य इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उन्हें आपको बताना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति की एक ऐसी विशेषता होती है, एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कहीं न कहीं उसे अपने रिलेशनशिप को, संबंधों को बहुत बेहतर बनाने के लिए कहीं न कहीं बहुत उपयोगी होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप स्टूडेंट हैं तो कहीं न कहीं आपके एकेडमिक अचीवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वर्क प्लेस पर बहुत अच्छे संबंधों को विकसित करने, उसे मेंटेन करने के लिए यह ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कैरियर अचीवमेंट के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस का कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा रोल होता है, जिसको लेकर के गोलमैन ने बहुत विस्तार से इमोशनल इंटेलिजेंस की अपनी इस परिभाषा में विस्तार से लिखा है। आप इसको पढ़ सकते हैं। और आगे अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करें तो निश्चित रूप में जो IQ के बारे में आप जानते हैं, जो IQ का जो एक फार्मूला होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, या इमोशनल क्वोशिएंट जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया, आप इससे संबंधित चीज़ों को भी बता सकते हैं। और जब हम IQ की बात करते हैं तो IQ का जो फार्मूला MA/CA/100 होता है, जिसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के IQ के बारे में जान सकते हैं, IQ का जो रेंज है उसके बारे में जान सकते हैं, और इस रेंज के आधार पर हम किसी के बुद्धि के बारे में भी एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप ऑलरेडी जानते होंगे, आपको UG लेवल पे पढ़ाया गया होगा। लेकिन जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है तो आपको फाइल में निश्चित रूप से इसे भी लिखना चाहिए, बताना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मुझे ज़रूर आपसे बताना है कि जो EQ होता है, यानी इमोशनल क्वोशिएंट जो होता है, यह अपने आप में आप इसको अकेले यह कभी कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि हम EQ को IQ के साथ न जोड़ें, या सिर्फ IQ के आधार पर ही हम विद्वान हों या सारी चीज़ें निर्धारित हों, ऐसा भी कहना बहुत उचित नहीं है। परफेक्ट व्यक्ति उसी को माना जाता है जिसमें IQ के साथ साथ EQ का भी समावेश होता है। और जब IQ और EQ दोनों व्यक्ति का अगर हाई होता है तो उस कंडीशन में उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा माना जाता है, व्यक्ति सुपेरियर होता है, व्यक्ति सक्सेसफुल होता है और एक परफेक्ट पर्सनालिटी का एग्जाम्पल होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित और महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपसे बात करें तो कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनमें दो माइंड काम करता है, जिसे इमोशनल माइंड और रेशनल माइंड कहा जाता है। यानी जब हम किसी भी समस्या समाधान के बारे में सोचते हैं या जीवन में कोई डिसीजन लेते हैं या जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर दो मस्तिष्क होता है, जहाँ पर किसी भी समस्या का हम तार्किक तरीके से यानी रेशनल तरीके से समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर हम उसका समाधान, बेहतर समाधान पाने के लिए सिर्फ तार्किक हो करके हम समाधान निकालें तो कई बार नहीं निकाल पाते हैं। यानी यहाँ पर हमें इमोशनल माइंड का इस्तेमाल करना होता है। हमें इमोशनल बैकग्राउंड के आधार पर, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हमें कुछ समस्याओं का समाधान जीवन में निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो
इस आधार पर अगर देखा जाए तो 3 जो डायमेंशंस हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के वो निकल के सामने आते हैं। यानी जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार पर, इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषता के आधार पर किसी समस्या का समाधान किया जाता है तो वहाँ पर 3 अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, जिसे हम इमोशनल सेंसिटिविटी कहते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी कहते हैं और इमोशनल कॉम्पिटेंसी के नाम से जाना जाता है। और इसका महत्वपूर्ण समावेश होता है, ठीक है, एक इंटीग्रेशन होता है जहाँ पर हम अलग अलग परसेंटेज में इन कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग करते हैं और तब जा कर के हमारे अंदर एक परफेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटी डेवलप होती है। आगे अगर हम एक महत्वपूर्ण बात निश्चित रूप से आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि जीवन में यानी लाइफ में अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो निश्चित रूप से जहाँ उसके आईक्यू का योगदान मात्र 20% होता है, वहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वह 80% होता है। आप इस चीज़ को निश्चित रूप से समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई बच्चा या व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है तो वह रट करके किसी चीज़ को समझ करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकता है और स्कोर के आधार पर जहाँ सफलता पाने की बात होगी निश्चित रूप से वह सफल होगा। लेकिन जीवन में हर जगह सफलता पाने के लिए सिर्फ एकेडमिक फील्ड में सक्सेस की बात हम नहीं कर रहे हैं या वर्क प्लेस पर सिर्फ सक्सेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीवन में सफलता पाने के लिए निश्चित रूप से ईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है और आईक्यू से कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस स्लाइड के आधार पर आप इस चीज़ को निश्चित रूप से समझ सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ आपके साथ साझा करना है कि जो इमोशनल क्वासेंट होता है निश्चित रूप से इसको 2 अलग अलग भागों में आप समझ सकते हैं। यानी एक हमारे ब्रेन का थिंकिंग पार्ट होता है जिसके आधार पर हम बेहतर तरीके से समस्या समाधान के लिए चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं और इस चिंतन और तर्क के आधार पर, जिसको हम रेशनल माइंड हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, के आधार पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम फीलिंग पार्ट के नाम से जानते हैं और इसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से बात कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वासेंट। तो यह भी महत्वपूर्ण है और इन दोनों का समावेश ही, इन दोनों का मिक्सचर ही, सम्मिलित रूप ही कहीं न कहीं इंसान को जीवन में संपूर्ण रूप से सफल बनाने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसी पर आधारित अगर आप इस स्लाइड को देखें तो निश्चित रूप से इस स्लाइड में इसी बात को बहुत विस्तार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जहाँ पर हेड और हार्ट इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को, इन दोनों के कनेक्शन को आईक्यू और ईक्यू के द्वारा जोड़ करके बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। एक चीज़ निश्चित रूप से यहाँ आपको और जानना ज़रूरी है और मुझे बताना भी ज़रूरी है, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कर रहा था कि जो आईक्यू होता है यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमें, स्लाइड को थोड़ा और मैं बड़ा कर दूं जिससे आप इसको आप और अच्छे से पढ़ पाएँ। जो आईक्यू होता है यह निश्चित रूप से कहीं हमें किसी चीज़ को पाने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसा गेट्स यू हायर्ड, यानी किसी चीज़ को आपको पाने में, जैसे मान लीजिए अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप क्लास में टॉप करना चाहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहते हैं, वहाँ पर आईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन जैसे ही आपको अपनी लाइफ में बेहतर प्रोग्रेस करना है,
आपको अपने कैरियर में बेहतर तरीके से प्रमोट होना है, ठीक है। आपको अपने मैरिटल लाइफ में बहुत खुश होना है, आपको अपने कैरियर में बहुत अच्छे से प्रमोट होना है, आपको अपने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट होना है। इन सारे चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। यहाँ पर सिर्फ किसी चीज़ को पढ़ करके स्कोर प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि हमें जीवन से संबंधित बहुत सारे पहलुओं को भी अलग अलग तरीके से समझना ज़रूरी होता है, और जिसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वॉशेंट की जो भूमिका होती है वो बहुत बढ़ जाती है। यानी किसी चीज़ को पाना ये इमोशनल इंटेलिजेंस का काम नहीं है। किसी चीज़ को हायर करना ये आईक्यू का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन उसमें बेहतर तरीके से सफल होना ये कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब अगर हम जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्योरीज या मॉडल से संबंधित अगर बात करें, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के जितनी भी मॉडल्स हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में अगर बात किया जाए, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूं कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस के सिद्धांत बताने से पहले आपको इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है उसको भी जानना ज़रूरी है, ताकि आप इस थ्योरी के, इस मॉडल को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि जब उसके आगे पीछे की कहानी आपको पता रहेगी तो आपको कोई भी मॉडल समझने और याद करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ हिस्टोरिकल ओवरव्यू है या बैकग्राउंड है, जिसको निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए कि सबसे पहले जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट था वह अमेरिकन डायलेक्ट सोसाइटी के द्वारा 1995 में आया, और उसके बाद इसको एक आर्टिकल के रूप में एकेडमिक जर्नल में 90 में इसको पब्लिश किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी इसे मिली इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में 95 में, इसके बारे में मैं आपको और भी विस्तार से आगे बताऊंगा। तो 95 में यह जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत पॉपुलर हुआ, और आज के समय में बहुत ही व्यापक तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म पॉपुलर है, और अलग अलग फील्ड में इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में निश्चित रूप से बताया जाता है, इसे शामिल किया गया है, और यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा निश्चित रूप से अलग अलग फील्ड में माना जाता है। और आप इसको समझने के लिए किस तरीके से थार्डनाइक जो है ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लेकर के ये आते हैं, और इन्होंने सोशल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और इन्होंने 3 अलग अलग एलिमेंट्स के भी बारे में बताए हैं, जहाँ पर यहाँ पर बताना इन चीज़ों को संभव नहीं है। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट निकल के आया, और इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी उनका कनेक्शन इसके साथ कैसे है, इसके बारे में निश्चित रूप से आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और वेसलर की बात करें तो आप सभी लोग वेसलर की थ्योरी को, जो इंटेलिजेंस की थ्योरी जिसको आप लोग जानते हैं, और वेसलर की जो डेफिनीशन है, जहां हम इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं तो वेसलर का नाम ज़रूर आता है। इनके जो परिभाषा जो है इनका ज़रूर हम लोग याद करते हैं, तो आप निश्चित रूप से वेसलर के भी कंट्रीब्यूशन को जान सकते हैं। और इमोशनल स्ट्रेंथ की बात जो 1950 के आसपास मैस्लो ने किया था, इसको भी निश्चित रूप से आपको जानना पड़ेगा, और ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके बाद जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लेकर के गार्डनर आते हैं, और किस तरीके से इंटेलिजेंस से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है
अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो मिल कर के बने होते हैं, इसको निश्चित रूप से आपको जानना है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात की थी, जिसको भी आपको यहाँ जानना ज़रूरी है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि 1985 में जो टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस है, यह पहली बार एक डॉक्टरल थीसिस के रूप में वेनी और पेनी के द्वारा इसे लाया जाता है। और 90 में साल्वे और मेयर ने मिल करके जो एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, और जिस जर्नल में पब्लिश हुआ वह जर्नल था इमेजिनेशन, कॉग्निशन एंड पर्सनालिटी। और इसी जर्नल में इमोशनल इंटेलिजेंस जब आर्टिकल के रूप में पब्लिश हुआ तो निश्चित रूप में यह बहुत ही पॉपुलर हुआ, जिसके बारे में आप विस्तार से आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसकी पॉपुलैरिटी इस बात से भी लगाई जा सकती है कि पूरे वर्ल्ड में 40 अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया और लोगों तक यह कॉन्सेप्ट पहुंचा। इस आधार पर भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस की लोकप्रियता को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़, अगर हम मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस के जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी मॉडल्स को दो अलग अलग क्राइटेरिया कसौटी के आधार पर हम बांट सकते हैं। जो पहली क्राइटेरिया कसौटी है यह कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको मेंटल एबिलिटी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यानी वो थ्योरीज, वो मॉडल्स जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर आधारित हैं या मेंटल एबिलिटीज़ पर आधारित हैं, उन सभी मॉडल्स को इस पहले वाले कसौटी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। और जो दूसरी कसौटी है, जो क्राइटेरिया है, उसे नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे मिक्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ठीक है। यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट में उन्हीं मॉडल्स को रखा गया है जो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए मुख्य रूप से कॉग्निटिव पहलुओं को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है। जिसमें परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें जब जरूरी हो जाती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, तो ऐसे सभी सिद्धांतों को पहले वाले यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट या क्राइटेरिया में रखा गया है। जबकि जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कॉग्निटिव एस्पेक्ट के साथ साथ कुछ और तरह के ट्रेट्स को महत्वपूर्ण मानते हैं, उन सभी लोगों के सिद्धांतों को नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट या मिक्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की कसौटी के अंतर्गत रखा गया है, जहां पर मोटिवेशन, जनरल मूड, ग्लोबल, पर्सनल एंड सोशल फंक्शनिंग भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ महत्वपूर्ण ट्रेट्स के रूप में शामिल किया गया है। और इन सभी लोगों का, इस सिद्धांतों का का एक्सप्लेनेशन यही है कि सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ से ही किसी व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस कंप्लीट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में इन चीज़ों को बता रहा हूँ। और इस स्लाइड में आप मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस को देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग क्राइटेरिया में बटा गया है, जिसमें पहला है कॉग्निटिव एस्पेक्ट या मेंटल एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, और दूसरा है नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट या मिक्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। अब अगर हम बहुत ही संक्षिप्त में अगर मैं बात करूं तो मैं अगर दूसरा मॉडल, दूसरी जो क्राइटेरिया है नॉन कॉग्निटिव एबिलिटी या मिक्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सारी चीज़ों को बताना संभव नहीं है एक वीडियो में, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि नॉन कॉग्निटिव एबिलिटी या मिक्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में ऐसे ट्रेट्स को, ऐसे व्यक्तित्व की विशेषताओं को जरूर रूप में शामिल किया गया है जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी व्यक्ति के इमोशनल इंटेलिजेंस के निर्धारण में। ठीक है। और इसके अंतर्गत
जिनके सिद्धांतों को, जिनके मॉडल को शामिल किया गया है, उनमें मुख्य रूप से पहला जो है वो बार आन के मॉडल को रखा गया है, ठीक है। और बोर आन का जो मॉडल है यह 5 अलग अलग डायमेंशंस या 5 अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है। यानी बार आन के इमोशनल इंटेलिजेंस इस मॉडल को 5 अलग अलग एरियाज में बांटा जा सकता है, जिसमें इन्होंने इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बात किया है, इंट्रापर्सनल स्किल्स के बारे में बात किया है, दूसरा इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बात किया है, एडेप्टेबिलिटी के बारे में बात किया है, चौथा स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं और पांचवा जनरल मूड की बात करते हैं। यानी ये 5 अलग अलग ऐसे स्किल्स हैं जिनको मिलाकर के ही इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में परिपूर्ण हो पाता है, कंप्लीट हो पाता है। और इन्होंने फर्दर एक एक एरिया को भी कुछ अलग अलग सब पार्ट्स में भी डिवाइड किया है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बात करें तो इन्होंने इंटरपर्सनल स्किल्स को भी कुछ सब पार्ट्स या सब एरिया में डिवाइड किया, जिसको सेल्फ अवेयरनेस, असर्टिवनेस, सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस की बात ये करते हैं। इसी तरीके से और जो अलग अलग एरियाज़ हैं उनको भी अलग अलग सब पार्ट्स में इन्होंने बांट करके इमोशनल इंटेलिजेंस के अपने इस मॉडल में इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगर दूसरे मॉडल के बारे में बात किया करें इस कसौटी पर आधारित, तो यह मॉडल गोलमैन जी का है, जो 95 में इन्होंने विकसित किया था। और इन्होंने भी अपने मॉडल में 5 अलग अलग डायमेंशंस या 5 अलग अलग एरिया की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने पहला जो इनका डायमेंशन है नोइंग सेल्फ इमोशंस, जिसको सेल्फ अवेयरनेस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इन्होंने मैनेजिंग इमोशंस की बात की थी, जिसको सेल्फ रेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इन्होंने मोटिवेटिंग सेल्फ के बारे में बात किया था, जिसको मोटिवेशन भी कहा जाता है। चौथा जो डायमेंशन है इनके मॉडल का मैनेज इमोशंस इन अदर्स, जिसको इम्पैथी भी कह सकते हैं। और जो पांचवा इनके मॉडल का जो डायमेंशन है हैंडलिंग रिलेशनशिप, जिसको सोशल स्किल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने भी अपने एक एक एरिया को कुछ सब पार्ट्स में भी बांट करके उसको कंप्लीट तरीके से, पूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश की है। और इसके साथ ही साथ गोलमैन ने अपने इस मॉडल में, जैसा कि आप स्लाइड को मैं जूम कर रहा हूँ, थोड़ा आप और अच्छे तरीके से इसको आप देख पाएंगे, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण जो सजेशंस है, जो सुझाव है, इन्होंने अपने मॉडल में बहुत विस्तार से और बहुत ही विस्तृत तरीके से इन्होंने समझाया है। आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। आप बुक में और भी विस्तार से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब मैं जल्दी से जो पहला जो क्राइटेरिया था, पहला जो कसौटी था, जिसे हम एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने बताया, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो निश्चित रूप से यह जो क्राइटेरिया है, कसौटी है, इस पर मेयर और साल्वे का जो मॉडल है जो 97 में आता है, यह इस क्राइटेरिया और कसौटी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। और इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत ही जो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और यह मॉडल जो है वह इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस और इमोशनल जो क्रिएटिविटी है उसे बहुत ही कोरिलेट करके इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें एक नया टर्म जिसको हॉट इंटेलिजेंस बोला जाता है के रूप में भी इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन
करने में या एक्सप्लेन करने में इसका यूज किया गया है, क्योंकि हॉट इंटेलिजेंस कहने के पीछे जो कारण है वह यह है कि इनमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ साथ इसमें कुछ और भी तरह के ट्रेड्स हैं, जैसे मोटिवेशन हो गया, ठीक है, इमोशन हो गया। इन सभी चीज़ों को मिलाकर के ही इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है, को शामिल करने के कारण इसे हॉट इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। और यहाँ पर निश्चित रूप से इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की भी बात की गई है इस मॉडल में, जिसे एबिलिटी टू एसेस वन सेल्फ, जिसका कॉन्सेप्ट गार्डनर लेकर के आए थे पहली बार, इसे शामिल किया गया। और साथ ही साथ सोशल इंटेलिजेंस जिसे एबिलिटी टू मैनेज अदर्स, जो थार्नाइक और ये लोग लेकर के आते हैं, इन अलग अलग एस्पेक्ट को भी इस मॉडल में निश्चित रूप से शामिल किया गया है। और इसमें जो एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो मेयर एंड साल्वे के मॉडल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस और हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप निश्चित रूप से इसको देख पा रहे हैं। और मेयर एंड साल्वे के इस मॉडल को भी हम अलग अलग भागों में बांट करके समझ सकते हैं। और इन्होंने अपने मॉडल को 4 अलग अलग भागों में बांटा है, जिसे पहला जो पार्ट है इसे परसेप्शन, अप्रेजल एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन कहा जाता है। इसमें भी विस्तार से इन्होंने समझाया है। दूसरा जो डायमेंशन है इमोशनल फैसिलिटेशन ऑफ थिंकिंग। तीसरे डायमेंशन जिसको अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग इमोशंस एम्प्लॉइंग इमोशनल नॉलेज। और जो चौथा डायमेंशन है इनके मॉडल का रिफ्लेक्टिंग रेगुलेशन ऑफ इमोशंस टू प्रमोट इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के बारे में बात किया। और इन्होंने हर डायमेंशंस को कुछ सब पॉइंट्स के आधार पर बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप विस्तार से इसे पढ़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग प्रैक्टिकल के महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इतना सारा कुछ अभी आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं। मैं कभी इमोशनल इंटेलिजेंस के इस मॉडल्स के बारे में या कंसेप्ट के बारे में एक अलग वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज मेरा उद्देश्य इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रैक्टिकल पर फोकस करना है। प्रैक्टिकल से संबंधित चीज़ों को आपको विस्तार से समझाना है। इसलिए इन चीज़ों को मैं बहुत विस्तार से आपको नहीं बता सकता। अब अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जिस भी सब्जेक्ट पर आप यह प्रैक्टिकल कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आप इस पार्ट में लिखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर जो जो मटेरियल आप इस प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं उन सारी चीज़ों को आप बताते हैं। मेथोडोलॉजी में आप 3-4 चीज़ों की ज़रूर बात करते हैं। प्रिलिमिनरी जो अरेंजमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, प्रोसीजर है, प्रिकॉशंस है। और रिजल्ट में जो क्वालिटेटिव डेटा है जिसमें इंट्रोस्पेक्टिव और ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट की बात होती है, इसको मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में जो प्रैक्टिकल का वीडियो मैंने बताया था वहाँ से आप इसको सुन सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, जहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा में आपको निश्चित रूप से इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, जहाँ पर कुछ आप टेबल्स बनाएंगे जिनके आधार पर आप चीज़ों को समझा पाएँ, बता पाएँ। और ये जो टेबल नंबर 1 है, यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, टेबल नंबर 1 में परसेंटाइल स्कोर के बारे में आपको दिखाया जा रहा है, के बारे में बताया गया है। यह टेबल आपको मैनुअल में भी मिल जाएगा। इसमें फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4 जो लिखा गया है, फैक्ट का मतलब डायमेंशन से है, क्योंकि
जो इमोशनल इंटेलिजेंस आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो स्केल आप यूज कर रहे हैं, इस स्केल में 4 अलग अलग डायमेंशंस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डायमेंशन नंबर 1 जिसको फैक्ट 1 कहा गया है, डायमेंशन नंबर 2, 3, 4, ये सभी डायमेंशंस में इस टेबल में आप डायमेंशन नंबर 1 में कितना स्कोर होगा तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, उसका परसेंटाइल क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे मैं पहले वाले डायमेंशन के बारे में अगर बात करूँ, इसको मैं इस तरीके से आपको समझाऊँ। जैसे ये पहला वाला डायमेंशन है, आप देख पा रहे हैं। पहले वाले डायमेंशन में अगर 96 या इससे भी ज़्यादा स्कोर अगर आता है तो निश्चित रूप से इसे जो है आप 96 या इससे ज़्यादा स्कोर है तो इस कंडीशन में आप इसका इंटरप्रिटेशन जो होगा ये एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। और इमोशनल इंटेलिजेंस पूरा नहीं, जो पहला वाला डायमेंशन है जिसको एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अप्रोच इमोशंस बोलते हैं, इसमें एक्सट्रीमली हाई लेवल आपको मिलेगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यह स्कोर 87 से लेकर के 94 के बीच में है, ये जो दूसरा वाला है इसको आप देख पा रहे हैं, ये अभी मैंने पहला वाला बात की, ये अगर हम दूसरे की बात करें ये वाला, ठीक है, ये अगर हम बात करें तो 87 से 94 के बीच में है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, एबव एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये 71 से लेकर के 85 के बीच में है तो एवरेज लेवल होगा। ठीक है। 51 से 70 के बीच में है, बिलो एवरेज होगा। और 49 या उससे भी नीचे है तो पहले डायमेंशन पर एक्सट्रीम लो लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है। इसी तरीके से डायमेंशन जो दूसरा है उसके लिए, तीसरा, चौथा जो भी है। और यहाँ पर फुल स्केल के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पर कि 287 या उससे ज़्यादा स्कोर आता है सभी डायमेंशंस पर, पूरे स्केल पर, तो वहाँ पर एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है। और यदि 260 से लेकर के 283 के बीच में आता है तो एबव एवरेज होगा। 224 से लेकर 257 के बीच में आता है तो एवरेज होगा। 176 से लेकर 221 के बीच में आता है तो बिलो एवरेज होगा। 172 या उससे नीचे आता है तो एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। ये पूरे स्केल के आधार पर आप लिख सकते हैं। तो इसको आप टेबल नंबर 1 में बनाएंगे, ये मैनुअल में दिया हुआ है, आप उससे लिख सकते हैं। अब टेबल नंबर 2 में अगर हम देखें तो टेबल नंबर 2 में डायमेंशंस हैं और किस डायमेंशंस में कितने आइटम्स हैं इसके बारे में विस्तार से इस टेबल नंबर 2 में लिखा गया है। तो जैसे आप यहाँ पर टेबल नंबर 2 में एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अप्रेज इमोशंस है, एबिलिटी टू यूटिलाइज इमोशंस है, एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन सेल्फ और एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन अदर, ये 4 अलग अलग डायमेंशंस हैं। और चारों अलग अलग डायमेंशंस में कितने हैं, जैसे पहले में 17 आइटम्स हैं, दूसरे में 15 आइटम्स हैं, तीसरे डायमेंशन में 11 आइटम्स हैं, चौथे डायमेंशन में 8 आइटम्स हैं, सबको मिला देंगे तो 51 आइटम्स हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ आइटम्स लिखा हुआ है तो पहले वाले डायमेंशन में जो 17 आइटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे पहला, तीसरा, सातवां, 11वां, 15वां से लेकर के जो लास्ट में 50 सीरियल नंबर वाला जो आइटम है, ये सब का सब कहाँ जाएगा, पहले वाले डायमेंशन में जाएगा। और चूँकि पहले वाले डायमेंशन में कुल 17 आइटम्स हैं और पूरे 51 आइटम्स में से कौन कौन सा आइटम पहले डायमेंशन पर है उसका सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। तो इन 17 आइटम्स के आधार पर जो स्कोर रेंज हो जाएगा पहले डायमेंशन पर, वह 1 से लेकर के कितना हो जाएगा, 102। यानी पहले डायमेंशन पर मिनिमम स्कोर 1 होगा
पहले डायमेंशन पर मिनिमम स्कोर 1 नहीं होगा, बल्कि मिनिमम स्कोर कितना होगा, 17 होगा। मान लीजिए सभी 17 आइटम्स पर पहला पहला कर दिया तो मिनिमम स्कोर हो जाएगा 17, और जबकि मैक्सिमम स्कोर 102 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा डायमेंशन, और दूसरे डायमेंशन पर जो सभी 15 आइटम्स हैं उनका सीरियल नंबर, और इसका स्कोर रेंज हो जाएगा 15 से लेकर के 90 के बीच में। तीसरा जो डायमेंशन है, एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन सेल्फ, टोटल आइटम्स है 11, और 11 आइटम्स का सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और स्कोर रेंज हो जाएगा 11 से लेकर के 66। और चौथा जो डायमेंशन है, एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन अदर्स, टोटल आइटम्स हैं 8, और सभी 8 का सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और स्कोर रेंज जो इसका हो जाएगा 8 to 48। ठीक है। उसके बाद आप टेबल नंबर 3 बनाएंगे। टेबल नंबर 3 में ये टेबल नंबर 1 हो गया, ये टेबल नंबर 2 हो गया। टेबल नंबर अगर आप 3 बनाते हैं तो टेबल नंबर 3 में समरी टेबल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, जहाँ पर पहले वाले में आप डायमेंशंस लिखेंगे, दूसरे वाले में स्कोर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले वाले जो डायमेंशन है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अप्रेज इमोशन, उसमें मेरा जो स्कोर आया है यह स्कोर 65 है, और 65 का इंटरप्रिटेशन बिलो एवरेज आएगा पहले डायमेंशन पर। और बिलो एवरेज होने का मतलब यहाँ पर निश्चित रूप से आप रिमार्क में चीज़ें लिख सकते हैं, लो एबिलिटी टू यानी अंडरस्टैंड टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड बिहेवियर। ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, ये चीज़ निश्चित रूप से आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पहले डायमेंशन यानी एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अप्रेज इमोशंस में 65 जैसे मेरा आया है, मान लीजिए अगर आपका आता है या इससे आपका ज़्यादा आता है, कम आता है, तो आप उसी स्कोर के आधार पर जो टेबल है, आप इस टेबल के आधार पर इसको इसी तरीके से आप लिखेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस इंटरप्रिटेशन के आधार पर जैसे मैं अगर अपने स्कोर को अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो 65, और उसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा विलो एवरेज। ठीक है। और विलो एवरेज का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर हमने यह प्रैक्टिकल किया उनमें एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अप्रेज इमोशंस की जो क्वालिटी है, जो विशेषता है, वह बहुत कम पाई गई है। इसका मतलब ये है कि इसमें यानी इस व्यक्ति में जिसके ऊपर हमने किया, इनमें किसी भी अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ, एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अप्रेज इमोशंस होता क्या है, तो यह जो डायमेंशन है, यह जो क्वालिटी है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अप्रेज इमोशंस, यह किसी व्यक्ति की एक ऐसी क्वालिटी होती है जहाँ पर व्यक्ति दूसरे के इमोशंस को उनके लैंग्वेज और उनके बिहेवियर के आधार पर समझ सकता है। अगर हम दूसरे व्यक्ति के भाषा के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में बोल रहा है, ठीक है, बहुत उसका जो लैंग्वेज है वह बहुत प्रॉपर वे में नहीं है, बहुत गुस्से में बोल रहा है, उसका टोन दूसरे तरीके का है, ठीक है, उसका व्यवहार बहुत सही नहीं है, बहुत अग्रेसिव है या बहुत जो सामान्य नहीं है, ठीक है, तो उसके गुस्से के, उसके खुशी के आधार पर, उसके गुस्से के आधार पर, ठीक है, उसके भाषा के आधार पर, उसके विभिन्न बिहेवियरल एक्टिविटीज़ के आधार पर आप यह समझ पाते हैं कि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा, सिचुएशन कैसा है, व्यक्ति के अंदर कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ व्यक्ति के फीलिंग्स के आधार पर यह समझ लेना कि वह क्या चाहता है। ठीक है। जैसे लिखा है ना कि यहाँ पर
आप यहाँ पर रिमार्क में ये चीज़ें लिख सकते हैं, यानी लोगों के फीलिंग्स के आधार पर या लोगों के जो आवाज़ है, उस आवाज़ में या बातचीत करने के दौरान जो उतार चढ़ाव होता है, उस उतार चढ़ाव के आधार पर आप उनके इच्छा के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। उनके फीलिंग्स के आधार पर आप उनके ज़रूरतों के बारे में समझ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की विशेषता है जिनके आधार पर आप सामने वाले व्यक्ति के इमोशनल इंटेलिजेंस को, एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अप्रेज इमोशंस के आधार पर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इस विशेषता के आधार पर जो परिणाम मुझे मिला, यह बहुत लो लेवल का मिला, यानी इन चीज़ों से संबंधित जो विशेषता है यह बहुत कम पाई गई। यानी जिसके ऊपर मैंने यह प्रैक्टिकल किया, उस व्यक्ति में दूसरे के इमोशंस को दूसरे व्यक्ति के भाषा और व्यवहार के आधार पर समझने की क्षमता कम पाई गई। इस व्यक्ति में दूसरे के आवाज़ के उतार चढ़ाव के आधार पर दूसरे व्यक्ति को समझने की जो क्षमता है वो कम पाई गई। साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति के मनोभाव के आधार पर, उनके फीलिंग्स के आधार पर समझने की जो क्षमता है वह भी कम पाई गई। इस आधार पे आप अपने जो रिजल्ट होगा आप उसको लिखेंगे। दूसरा, अगर हम जैसे एबिलिटी टू यूटिलाइज इमोशंस के बारे में बात करें, तो एबिलिटी टू यूटिलाइज इमोशंस इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित वह खूबी होती है, वह विशेषता होती है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को दूसरे के सामने इस तरीके से प्रस्तुत करता है जिससे वह सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डाल सके। एबिलिटी टू यूटिलाइज इमोशंस तो यही है कि हम अपने इमोशंस को दूसरे व्यक्ति के हिसाब से कितना सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे पर कितना सकारात्मक प्रभाव हम छोड़ सकते हैं, दूसरे को कितना हम इम्प्रेस कर सकते हैं, दूसरे को कितना हम खुश कर सकते हैं। तो दूसरे व्यक्ति के ज़रूरतों के हिसाब से, दूसरे व्यक्ति के पसंद और नापसंद के हिसाब से हम कितना सटीक तरीके से अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, यह एबिलिटी टू यूटिलाइज इमोशंस का एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अपना तारीफ सुनना अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को उसके हिसाब से आप परिभाषित करते हैं, उसके हिसाब से आप बात करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके अंदर एबिलिटी टू यूटिलाइज इमोशंस की क्वालिटी जो है वह अच्छा है। और साथ ही साथ सिचुएशंस चाहे जितना भी खराब क्यों न हो, उस सिचुएशंस में भी यदि आप शांत रह करके आप दूसरे के अनुरूप व्यवहार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से भी यह एबिलिटी टू यूटिलाइज इमोशंस का एक बेहतर उदाहरण होगा। और इस डायमेंशन के आधार पर जो मुझे स्कोर मिला है वो 75 है, यानी एवरेज लेवल का आया है परिणाम। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि मेरे सब्जेक्ट में एबिलिटी टू यूटिलाइज इमोशंस की जो क्वालिटी है न तो बहुत ख़राब है, न तो बहुत बेहतर है, एक औसत स्तर का है, एक एवरेज लेवल का है। तो निश्चित रूप से वह ऐसी क्वालिटी को, ऐसे विशेषता को एक औसत लेवल का रखता है। ठीक है, इस पर बहुत उसमें महारत हासिल नहीं है या बहुत उसमें इस आधार पर बहुत कमी नहीं है। और अगर हम तीसरे डायमेंशंस के बारे में बात करें, एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन सेल्फ, यह इमोशनल इंटेलिजेंस का एक ऐसा डायमेंशन होता है जहाँ पर हम अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं, हम किसी दुखद सिचुएशन में भी, दुखद परिस्थिति में भी अपनी डेली रूटीन को कितना मेंटेन कर पाते हैं, साथ ही साथ हम अपने इमोशंस
को कितना बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस इन सेल्फ के अंतर्गत आता है। यानी अपने आप को बेहतर तरीके से कितना हम समझ पाते हैं। और इस आधार पर देखा जाए तो कुल स्कोर मिला है 50 और एवरेज आया है। यानी अपने इमोशंस को समझने की क्वालिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं एवरेज लेवल पे पाई गई है व्यक्ति में। और अगर हम चौथे और लास्ट डायमेंशन की बात करें, एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन अदर्स, इस पर 32 आया है और बिलो एवरेज आया है। इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन अदर्स का मतलब ही हो गया कि आप दूसरे के इमोशंस को कितना मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, यानी आपके अंदर दूसरे के इमोशंस की जो चाबी है वो आपके हाथ में होती है। आप चाहें तो दूसरे को रुला दें, आप चाहें तो दूसरे को हंसा दें। ये जब आपके अंदर क्वालिटी होती है तो माना जाता है कि एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन अदर्स आपके अंदर इसकी क्वालिटी अच्छा है। इसीलिए ऐसे लोगों का जो संबंध होता है दूसरे के साथ बेहतर होता है, दूसरे के ऊपर इनका इम्प्रेशन बहुत अच्छा होता है, दूसरे को ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर रोते हुए व्यक्ति को भी हंसाने की योग्यता होती है और दूसरे के अनुसार अपने आप में बदलाव करने की भी योग्यता ऐसे लोगों के अंदर होती है। और यह रिजल्ट बताता है कि मेरे सब्जेक्ट में इस तरह की जो विशेषता है वह कहीं ना कहीं बहुत कम है, बिलो एवरेज आया है, यानी इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें नहीं है। और अगर ओवरऑल अगर हम इस स्केल के बारे में देखें तो निश्चित रूप से 222 टोटल स्कोर आया है, जो बिलो एवरेज लेवल की बात करता है। यानी पूरे इस स्केल पर जो स्कोर मिला है, यानी चारों डायमेंशंस को अगर स्केल वाइज देखा जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो क्वालिटी है मेरे सब्जेक्ट में वह बिलो एवरेज आया है। यानी चारों डायमेंशंस पर इमोशनल इंटेलिजेंस की जो विशेषता है वह कम पाई गई है, जिसे निश्चित रूप से बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने कुछ व्यवहार में, अपने कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटी में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और ये एक ग्राफ है जो निश्चित रूप से आप बनाते हैं, जहाँ पर ऊपर आप ग्राफ का टाइटल डालते हैं और टाइटल डालने के बाद यहाँ पर आप ग्राफ की टाइटल डालते हैं और यहाँ पर आप स्केलिंग करते हैं। यहाँ पर आप नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, और यहाँ पर आप जो है एक्स एक्सिस पर डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, वाई एक्सिस पर आप जो है टोटल स्कोर ऑफ ईच डायमेंशन करके आप इस ग्राफ को बनाएंगे। तो चार आपके डायमेंशंस हैं, चारों डायमेंशंस पर जो स्कोर है उसके हिसाब से आप कोई भी ग्राफ आप बना सकते हैं। आप हिस्टोग्राफ बना सकते हैं, आप बार डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से ग्राफ के बारे में बात करेंगे, बनाएंगे। और अगर हम बात करें डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन की, तो डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन में निश्चित रूप से जो स्कोर मिला है ओवरऑल यानी फुल स्केल पर जो जैसे 22 स्कोर मिला है यहाँ पर, तो पूरे स्केल के आधार पर आप ओवरऑल स्कोर कितना आया है, और ओवरऑल जैसे मेरे अगर एग्जांपल में देखा जाए तो 22 पूरे स्केल पर स्कोर आया है, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि परीक्षार्थी या व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस की जो क्वालिटी है वो बिलो एवरेज है, यानी औसत से कम है। जबकि डायमेंशन वाइज अगर बात किया जाए तो निश्चित रूप से पहला यानी एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अप्रेज इमोशंस के साथ साथ एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन अदर्स, इन दोनों में औसत से कम इमोशनल इंटेलिजेंस पाया गया है। जबकि दूसरे और तीसरे में यानी एबिलिटी टू यूटिलाइज इमोशंस और एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन सेल्फ, दोनों में औसत लेवल का, औसत स्तर का
इमोशनल इंटेलिजेंस पाया गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको स्केल वाइज भी और डायमेंशन वाइज भी आप इसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इससे संबंधित कारक क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, जो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के परिणाम को अलग अलग लाने में जिम्मेदार होते हैं, उनके बारे में आप निश्चित रूप से डिस्कस करेंगे और किस तरीके से उनका योगदान यहाँ पर आपके प्रयोज्य में, आपके सब्जेक्ट में प्रभावी होता है, आप उसके बारे में बताएंगे। और अगर कुछ सपोर्टिव स्टडीज़ जो आप पाते हैं आप उनको भी यहाँ पर कोट करेंगे। एक ज़रूरी चीज़ आप यहाँ पर निश्चित रूप से लिख सकते हैं कि इम्प्लीकेशन नहीं रहेगा बल्कि इम्प्रेशन रहेगा। आप इम्प्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि आपने मुख्य रूप से क्या चीज़ें पाई और आप अपने प्रयोज्य के इस परिणाम के आधार पर बेहतर सजेशन क्या देना चाहते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद आप कंक्लूज़न के बारे में लिख सकते हैं, जहाँ पर आप बताएंगे कि मेरे प्रयोज्य में जो इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटी है वह किस लेवल की है। जैसे मेरे वाले में बिलो एवरेज आया है, उसी तरीके से आप अपने रिजल्ट को, अपने स्कोर को कंक्लूज़न के रूप में लिख सकते हैं। और लास्ट में आप कंक्लूज़न के बारे में बताते हैं जो जो रिसोर्सेस आपने यूज किया है। आप बहुत ही सामान्य तरीके से रेफरेंस की बात की गई है, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि रेफरेंसिंग का एक अलग तरीका होता है। सिर्फ यहाँ पर अगर आप मैनुअल पढ़ते हैं तो आप मैनुअल का रेफरेंस दीजिए प्रॉपर तरीके से। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं जनरल साइकोलॉजी, जिसकी भी, आप सिसरेली का पढ़िए या मार्गन को पढ़िए, जिसकी भी बुक आप पढ़ते हैं, आप उस जनरल साइकोलॉजी के बुक का आप रेफरेंस दे सकते हैं। या दलीप सिंह जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क लिखा है, उसमें भी कुछ मटेरियल मैंने लिया था, तो आप उससे पढ़ते हैं तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो रेफरेंसिंग में आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित जो तमाम तरह की चीज़ें थी वह बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई चीज़ें समझ में न आई हों, कोई डाउट हो, कोई आपका सवाल हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत आभार।